हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालीन कथन। एज यू ऑल नो, डाइंग डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स और योर एलएलबी एग्जाम्स। डाइंग डिक्लेरेशन हर बारी पूछा ही जाता है। जब आप कहीं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो बुक्स हो या फिर गूगल हो, आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आज हम वही सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में वही रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, सेकेंड इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या है, थर्ड डाइंग डिक्लेरेशन कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, फोर्थ अगर दो डिफरेंट डाइंग डिक्लेरेशन मिल जाए तो किस पे रिलाई करना होगा, फिफ्थ अगर क्या एफआईआर को भी डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जा सकता है, नेक्स्ट क्या डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है, एंड प्लस डाइंग डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ में। तो आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर फॉल करता है। एंड डाइंग डिक्लेरेशन नाम से ही पता चलता है, डाइंग यानी somebody इज डाइंग एंड डिक्लेरेशन इज वो अपने स्टेटमेंट दे रहा है मरते वक्त। तो जो मरते वक्त स्टेटमेंट देता है, यानी कि जो कॉज ऑफ डेथ बता रहा है कि मेरी डेथ इस रीजन से हो रही है, वो रीजन कहलाता है डाइंग डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स, डाइंग डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लैटिन मैक्सिम के प्रिजम्पशन पे बेस्ड है, जो कि है नेमो मॉरिट्यूरस प्रेस्यूमिटर मेंटायर। इसके अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, यानी कि जब भी एक पर्सन अंडर डेथ एक्सपेक्टेशन है और उसे एक्सपेक्टेड है कि अब वो मरने वाला है, तो वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि आफ्टर डेथ ही विल मीट हिज मेकर, यानी उसके ईश्वर से मिलना है, तो वो झूठ बोल के नहीं मरेगा। यही एक्सपेक्ट करके माना जाता है कि जो भी वो मरते वक्त रीजन बता रहा है अपनी डेथ का, तो वो रेलेवेंट होगा उसकी डेथ से। फ्रेंड्स, मार्क दिस लैटिन मैक्सिम एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये लैटिन मैक्सिम कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये नेमो मॉरिट्यूरस प्रेस्यूमिटर मेंटायर डाइंग डिक्लेरेशन के लिए है, जिसका मतलब है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने अपने डेथ की कॉज बताने के लिए कोई स्टेटमेंट किया है, जैसे कि उसकी डेथ का कारण क्या है, चाकू लगने से हुई, किसी एक्सीडेंट से हुई, किसी इंजरी से हुई, किस कॉज की वजह से उसकी डेथ हुई है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें उसने सर्कमस्टांस या ट्रांजैक्शन बताया है उसकी डेथ के। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है एक्स एंड एक पर्सन है वाई। एक्स वाई से पैसे उधार मांगता था, तो वाई ने उसको बोला कि आप सो एंड सो डेट पे आ जाइए पैसे लेने के लिए। जिस दिन एक्स वहां जा रहा था पैसे लेने, वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं वाई से पैसे उधार मांगता हूँ और मैं वो आज लेने जा रहा हूँ। जब वो वहां जाता है तो वहां उसका मर्डर हो जाता है। चीज उसने अपनी वाइफ को बताई थी, वो यहाँ कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस बता रहा है जिसमें उसकी डेथ हुई होगी। तो जब भी ये उसकी डेथ क्वेश्चन में आएगी कोर्ट में, स्टेटमेंट उसने अपनी वाइफ को किया था वो यहाँ पे रिलेवेंट एंड एडमिसिबल माना जाएगा। आई होप आपको सर्कमस्टांस, कॉज एंड ट्रांजेक्शन ये तीनों वर्ड समझ आ चुके होंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एनी सर्कमस्टांस और ट्रांजेक्शन which resulted in his death in case in which cause of his death comes in question। यानी कि जब भी उसकी डेथ क्वेश्चन में आएगी, कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि उसकी डेथ किस रीजन से हुई है, तो जो कॉज, सर्कमस्टांस और ट्रांजेक्शन उसने बताए थे अपनी डेथ से रिलेटेड, वो एडमिसिबल माने जाएंगे। प्लस such statement are relevant whether the person who made them was or was not under the expectation of death at the time they were made। ये क्या कहता है कि जब भी वो पर्सन वो स्टेटमेंट कर रहा था, तब जरूरी नहीं है कि उसके माइंड में ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो मरने वाला है। जैसे कि हमने अभी एक्स एंड वाई का एग्जांपल लिया था, तो जब एक्स वाई से पैसे लेने जा रहा था तब उसके माइंड में कहीं पर भी ये नहीं था कि वहां जाते ही उसका मर्डर हो जाएगा। स्टिल उसने अपनी वाइफ को जो सर्कमस्टांसेस बताए थे कि वो कहाँ जा रहा है, वो रेलेवेंट माना गया था। तो ये बस वही बता रहा है कि उसके माइंड में एक्सपेक्टेशन होना जरूरी नहीं है, बस वो जो रीजन है या वो जो स्टेटमेंट्स है या वो जो सर्कमस्टांसेस है, वो रिलेटेड होने चाहिए उसकी डेथ से। अब हम आगे पढ़ते हैं। वॉट एवर कैन बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, यानी कि प्रोसीडिंग किसी भी नेचर की हो सकती है, सिविल या क्रिमिनल।
इन शॉर्ट अगर हम इस सेक्शन का क्रक्स देखें तो वो ये कहता है कि जब भी एक पर्सन की डेथ जो है वो कोर्ट में क्वेश्चन में है कि इस पर्सन की डेथ किस रीज़न से हुई है, तो जो भी स्टेटमेंट उस पर्सन ने किए थे जो रिलेट करते हैं उसकी कॉज ऑफ डेथ से या सर्कमस्टांस या ट्रांजेक्शन जिसके कारण उसकी डेथ हुई है, वो सारे स्टेटमेंट्स कोर्ट में रेलेवेंट होंगे। लेकिन वो तभी रेलेवेंट होंगे जब वो पर्सन की एक्चुअल में डेथ हो जाए वो स्टेटमेंट्स देने के बाद। हालांकि वो स्टेटमेंट दे दे और बाद में उसकी डेथ नहीं होती तो ये सारे रेलेवेंट नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि वो पर्सन के माइंड में एक्सपेक्टेड हो कि ये मरने वाला है और फिर उसने स्टेटमेंट किए हो। थर्ड थिंग, इस प्रोसीडिंग की कोई भी नेचर हो सकती है, सिविल या क्रिमिनल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है या फिर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं या फिर डॉक्टर कर सकता है, कोई ले मैन कर सकता है। तो उसका रिप्लाई है कि डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, बी इट मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, एनी डॉक्टर और एनी अदर नॉर्मल पर्सन। बट द ओनली डिफरेंस इज जब भी एक डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट का काम ही होता है लोगों को एग्जामिन करना। तो ये माना जाएगा कि उसने अच्छे से एग्जामिन करने के बाद डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया है, इसलिए उसकी एविडेंशियरी वैल्यू हाई हो जाएगी। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि पखला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर जो है ये लीडिंग केस कौन से टॉपिक पर है, तो हमें उसका आंसर दिखाना है डाइंग डिक्लेरेशन। अभी हम इस केस की डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने आपको जो एक्स एंड वाई का एग्जाम्पल दिया था वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। एक्स जो होता है वो वाई से पैसे उधार मांगता है, तो वाई उसे कहता है कि आप सो एंड सो डेट पर आकर मुझसे पैसे ले जाना। जब वो डेट आती है तब एक्स अपनी वाइफ को बोल के जाता है कि मैं उससे उधार मांगता हूँ जो मैं आज लेने जा रहा हूँ। थोड़े दिन बाद फ्रेंड्स पता चलता है कि उस एक्स की बॉडी जो है वो एक बॉक्स में डालकर किसी रेल में फेंक दी जाती है। तो जब वो बॉडी रिकवर होती है तब उसके 16 टुकड़े हो रखे होते हैं। तो जब उसकी डेथ कोर्ट में जब उसकी बॉडी उस ट्रेन से रिकवर होती है तब जिस पर्सन से वो उधार लेने गया था उसे अक्यूज्ड मान लिया जाता है और कोर्ट उसे कन्विक्ट भी कर देता है। कोर्ट उसे कन्विक्ट किन बेसिस पे करता है वो 3 पॉइंट्स कोर्ट डिस्कस करता है। सबसे पहला है सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस वो थे जो वो अपनी वाइफ को बता के जाता है कि मैं उससे पैसे उधार मांगता हूँ जो कि आज मैं उससे लेने जा रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज मोटिव, कि जिस पर्सन ने उसे मारा उसके पास मोटिव था उसको मारने का, क्योंकि वो उससे पैसे उधार मांगता था और उससे पैसे रिटर्न नहीं करना था, इसलिए उसने उसको मार दिया। एंड थर्ड थिंग इज ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या था फ्रेंड्स, जो वो बॉक्स था जिसके अंदर उसकी बॉडी रिकवर हुई तो बाद में पता चलता है कि अक्यूज के बिहाफ पे वो बॉक्स खरीदा गया था, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी कवर हो गया। तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अक्यूज को गिल्टी मान लेता है और जो स्टेटमेंट वो अपनी वाइफ को करके गया था उसे डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाता है। हमारा अगला केस देखते हैं। अगला केस है शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बताया गया है डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलेवेंट बोथ अंडर सुसाइड एंड होमिसाइड। अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है और वो सुसाइड नोट लिख रहा है तो उस नोट को भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जरूरी नहीं कि कोई और ही उसे मार रहा है, यानी कि होमिसाइड हो रहा है। अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है, सेल्फ किलिंग कर रहा है, तो वहां पे भी जो सुसाइड नोट है उसे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जाएगा। अगला केस है रशीद बेग वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें कहा गया है कि व्हेन डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन अनलेस कॉरोबोरेटेड विद अदर एविडेंस ऑफ ट्रस्टवर्दी विटनेस। यानी अगर कोर्ट को सस्पेशन है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है या नहीं, तो उस पे उसे एक्ट नहीं करना होगा जब तक वो उसको किसी और एविडेंस से कॉरोबोरेट ना कर दे। हमारा केस है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें हेल्ड किया गया है कि एफआईआर विल आल्सो बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कोर्ट में आके बोलता है कि एक एक्स पर्सन ने मुझे चाकू मार दिया है। अब वो घर जाता है और पता चलता है कि उस चाकू की वजह से उसकी इंजरी इतनी सीरियस हो गई कि उसकी डेथ हो जाती है। तो वहां पे उसने जो एफआईआर लिखवाई थी कि उसने चाकू मार दिया है मुझे, तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट की जाएगी। मूव टू आवर नेक्स्ट केस, दैट इज क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि इफ पर्सन इज अनएबल टू स्पीक देन ही और शी कैन गिव डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइंस और जेस्चर्स। यानी अगर कोई पर्सन अपने मैसेज कन्वे करने में अनएबल है, वो बोल नहीं सकती या बोल नहीं सकता, तो उस केस में क्या होगा, वो एक्शंस या जेस्चर्स करके अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। हमारा अगला केस है कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा।
इसमें हेल्ड किया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इज ट्रू एंड रिलायबल। तो अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू एंड रिलायबल है तो वो कन्विक्शन के लिए सोल बेसिस हो जाएगा, दूसरा किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद सर्वाइव कर जाए यानी उसकी डेथ ना हो तो उस केस में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक केस है मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें ये हेल्ड किया गया है कि इफ पर्सन सर्वाइव्ड आफ्टरवर्ड्स सच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर कॉरोबोरेशन अंडर सेक्शन 157 एंड कॉन्ट्राडिक्शन अंडर 145। तो डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद अगर वो पर्सन की डेथ नहीं होती और वो सर्वाइव कर जाता है तो फिर वो जो स्टेटमेंट है वो कॉरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। वो पर्सन किसी दूसरे जब उस पर्सन को उस केस में एज अ विटनेस बुलाया जाएगा तब उसका वो स्टेटमेंट एज अ कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन इज गिवन, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे। तो जब एक या एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दिया जाता है तो ये माना जाता है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम में देता है, यानी कि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक या एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन आ जाते हैं तब आप किस पे रिलाई करेंगे, कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो जब एक या एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दे दिए जाते हैं तो ये माना जाता है कि जो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, यानी कि इनिशियल लेवल पे जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया जाता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जो सेकेंड या थर्ड है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल है तो कोर्ट उसे भी एक्सेप्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि इंडियन एंड इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है डाइंग डिक्लेरेशन को लेके। तो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंस। फर्स्ट ये है कि इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि हमने सेक्शन में पढ़ा था कि पर्सन डेथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो नेसेसरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन देते वक्त। जैसे कि वो एफआईआर देने आया था तब उसे चाकू लगा था, वो उसे जैसे कि पकला नारायण स्वामी केस में क्या हुआ था, एक्स पैसे लेने जा रहा था तब उसके माइंड में एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहां उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो एक्सपेक्टेशन नेसेसरी नहीं है। लेकिन इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन इज वेरी नेसेसरी, यानी कि इट इज बट इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन इज वेरी नेसेसरी। एंड सेकेंड थिंग, इन इंडियन लॉ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स आर रिलेवेंट। लाइक डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स दोनों में दिए जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ सिविल मैटर्स में दिए जा सकते हैं। थर्ड थिंग, इन इंडियन लॉ डिक्लेरेंट मस्ट डाई आफ्टर गिविंग द डाइंग डिक्लेरेशन, यानी जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो देने के बाद डेथ हो जानी चाहिए उसकी, तभी डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगा। लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ एक्सपेक्टेशन इनफ है, डेथ इज नॉट नेसेसरी। फॉर टुडे फ्रेंड्स, मैंने डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे डिस्कस कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगी। और इस सेशन के जो भी नोट्स है, केस लॉज वगैरह है, वो मैं इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ विजिट एंड इंस्टाग्राम पेज फॉर एनी मोर अपडेट। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।